नमस्कार। दीपावली के सुबह आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। खास तौर पर उन लोगों को मैं मुबारकबाद ज़रूर देना चाहूँगा जो लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से अपनी भावनाओं को समाज में व्यक्त भी करते हैं किसी भी परिस्थितियों के बीच अपनी बात भी रखते हैं। किसी भी जाति, धर्म, मजहब के लोग हों, अंधभक्त की तरह आलोचना, सम आलोचना, ये सब आपके जीवन का अभिप्राय बन गया है। तो हम दीपावली से ही शुरुआत करते हैं कृष्ण के कर्मों से, कर्तव्यों से। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि द्वारिका पर जब हमले की शुरुआत हुई थी, कल के दिन, जब दुनिया के सारे नर नारी, डेली महिलाओं को जब कैद बना लिया गया था और कृष्ण नहीं पहुंच पाए थे, तो तभी शुभ और अशुभ के बीच एक बड़ी लकीर खींची गई थी। एक व्यवस्था थी जो मानवीय मूल्य के लिए, धर्म के लिए, एक व्यवस्था अधर्म थी। और तब नारी शक्ति का एक बड़ा उदय हुआ। तब युद्ध हम जीते भी थे, प्रशस्ति प्राप्त भी किए थे और द्वारिका के बंधन को मुक्त किया था। और तब से आज तक परंपराओं का यह शुरुआत चला आ रहा। इसीलिए ताकि आने वाले पीढ़ी शुभ और अशुभ के जीवन को समझ सके, मानव कल्याण को समझ सके और प्रकाश, दिव्य ज्योत को समझ सके। प्रकाश सब जो है ना, वह आम जीवन के प्रकाश के लिए यह बहुत है। इसीलिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपके जीवन में किसी तरह का संकट, किसी तरह का भय, किसी तरह के द्वेष, किसी तरह का कि ऐसी परिस्थिति ना आए जो आपको श्रेष्ठ कर दुख दे। और अहंकार रहित मानव का निर्माण हो, ये महत्वपूर्ण। अब मैं शुरू करता हूं। आप व्यक्ति को इतना छोटा मत समझिए। व्यक्ति महानतम कब होता है? गौतम बुद्ध कब बने? नहीं तो गौतम ही रह जाते। जब वो अपने राजमहल को छोड़े, परिवार को छोड़े, तो बुद्ध की कल्पना की। राम महान तब कब बने? जब अपने राजशाही महल को छोड़े, पूरे दुनिया को छोड़ा, तब उन्होंने महानतम व्यक्तित्व के रूप में एक इतिहास लिखा। कृष्ण महानतम कब बने? जब उन्होंने द्वारिका को छोड़ा और वृंदावन की ओर रास्ता किया। मोहम्मद साहब महानतम कब बने? जब वो मक्का छोड़ करके मदीना की ओर पैदल चले और सारे साम्राज्य को छोड़ करके उन्होंने मानव मूल्यों के लिए। शिरडी के साईं बाबा के जीवन को आप याद करिए।
संत रविदास के उस वाणी को मन करे चंगा तो कठौती में गंगा, उस दर्शन को याद करिए। एक मोची के रूप में उनकी वो, और शिव का वो भाव जब उन्होंने गरल रूप से विष का पान किया था। तो दुनिया में जब आप किसी भी महान चंबुती या आनंद मार्ग के ही आनंद मूर्ति जी को आप उठाइए, जहर भी पिया था, परिवार और घर भी त्यागे थे, तो आपको पता चलेगा कि किसी भी महानतम कार्यों के लिए जीवन में बहुत सारी आलोचनाएं या परम आलोचनाएं सुननी होती। जो लोग, चाहे एक सांसद जी का मैं अभी बयान पढ़ रहा था, देखिए मैं पहले भी कह रहा हूं कि मेरा निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि यदि आपके मन में आलोचना करने के लिए यह बात हो कि मैं डर गया या मैं डरा, मैंने सुरक्षा मांग ली, पहले मेरे लाइफ के बारे में समझना चाहिए आप, और मेरे परिवार के बारे में भी जानना चाहिए। और मेरा जो लालन पालन हुआ, पहले इसको भी जानिए। 6 वर्ष तक हमको मेरे परिवार के लोगों ने अन्न नहीं दिया था। हम बिना अन्न के 6 वर्ष तक रहे थे। हमको दूध, बकरी की तो गाय की तो खस्सी की, तो हमारे दादे परदादे या परिवार के लोगों ने, कल्पना करिए कि क्या मीनिंग था उस वक्त, और हमको लेके परिवार की क्या सोच थी कि हमारी फैमिली के लोगों ने 6 वर्ष तक अन्न नहीं खाने दिया। और जिस आनंद मार्ग स्कूल से लेकर के या जिस संस्कृति के हम लालन पालन के बीच मेरे जीवन गतिमान हुए, उसमें डर कहाँ आता है, डर की क्या गुंजाइश है। मैं दिल से आपसे कहता हूं कि जो लोग आलोचना करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप बहुत ताकतवर आदमी हैं या आप बहुत मजबूत आदमी हैं, तो आप अच्छा काम करिए, हम आपका विरोध तो नहीं करते हैं। क्या एक सांसद जी ने लिखा कि भारी भरकम इंसान आदमी, मेरे वो मित्र हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, भाई हैं मेरे। कभी दाऊद इब्राहिम जी के साथ तो कभी किसी के साथ उनकी चर्चाएं होती रही है, और उनका इतिहास दुनिया को पता है कि उनकी जो ये आज साम्राज्य है वो दाऊद इब्राहिम और वैसे लोगों की संगति के कारण ही। और एक बात मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा, लगभग 90-95% जो लोग राजनीति में आए, उन लोगों का बैकग्राउंड जो है वो किसी न किसी दल और जाति के आधार पर। मैं सिंगल आदमी हूं जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड ना तो जाति का है और ना ही किसी पार्टी का, और ना ही किसी नफरत का। ना मैं हिंदू मुसलमान कभी किया, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड। मुझे जो अच्छा लगा गरीब के हित में, कॉमन आदमी के हित में, उसमें जाति आ जाए या मंडल कमीशन या सामाजिक न्याय या कोई भी ऐसी लड़ाई, तो उसमें जाति नहीं थी, उसमें गरीब की अवधारणा था, उसमें सभी जाति के लोग थे। हाँ, वो अलग बात है कि तब पिछड़े गैर पिछड़े के बीच लंबी खाई थी, जिसमें पप्पू यादव की बात नहीं है, वो जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, जयप्रकाश के पहले के इतिहास की बात है। आप इसको समझिए। देखिए, समझना पड़ेगा, अंग्रेज के समय 3 धनुष से भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेज को बाहर कर दिया।
अब हम लोगों के पास तीर धनुष और राइफल बंदूक से ज्यादा मजबूत हम लोगों के पास संविधान है, लोकतंत्र है, हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, हमारे पास अध्यात्म है, हमारे पास बहुत सारी चीजें। पहले तीर धनुष से ही हम भगा दिए थे अंग्रेज को, तब तो हमारे पास संविधान नहीं था, हमारे पास लोकतंत्र नहीं था। तो आज जो लोग गाली गलौज सोशल मीडिया पर करते हैं, क्या फायदा क्या मिलता है? या जो यूट्यूबर लगातार गाली गलौज दे रहे हैं, आपको क्या फायदा मिलता है? पप्पू यादव से आपकी व्यूअर्स बढ़ जाती है, आप खत्म हो जाते हैं, आप खत्म हो चुके हैं। तो आप देखिए, आपके बारे में दुनिया को पता है कि आप किससे चंदा लिए, कौन किससे पैसा लिया। लगभग जो लोग आलोचना करते हैं, यूट्यूबर या कोई लोग, हमने लगभग लोगों की मदद की है और हम आपकी आलोचना करते नहीं, और हम आपको मदद ही करते हैं, आपसे उम्मीद ही रखते हैं कि आपकी मदद मैं करूं। आप अच्छा काम करिए, आप जाइए, आप हम पप्पू यादव से बड़ी लकीर खींचिए। तो मैं उन सांसद जी को कहना चाहूंगा, सांसद जी 5 बार इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी, 2 बार 7 बार संसदीय जीवन हमारा रहा, और उस संसदीय जीवन में आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारा जो नेचर ऑफ वे है या जीने के तरीके हैं, वो सिर्फ कॉमन आदमी, जस्टिस और लोगों की मदद के अलावा हमने दूसरी किताब नहीं पढ़ी। मेरे पास किताब के 3 विचार हैं। एक विचार है कि मैं इंसान को किसी जाति, धर्म, मजहब के रूप में ना देखूं और उसकी इज्जत करूं, उसके खुद से ज्यादा उसका सम्मान करूं। वो अहंकारी है या गलत है या अच्छा है, मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता। बस इंसान को भगवान के रूप में उनकी को देखो। और दूसरा है कि जस्टिस हर कीमत पर पप्पू यादव के द्वारा हो, हर परिस्थिति में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको मैं करा पाऊं। जो व्यवस्था आम आदमी के जीवन को जीने में दुर्लभ कर दिया है, उसको मैं न्याय दिला पाऊं। और तीसरा है लोगों की कि मेरे दरवाजे से, मेरे नॉलेज में जब भी कोई बात आए, उसकी मदद किए बगैर मैं जी ना पाऊं। मैं इस 3 डिक्शनरी के अलावा मैं चौथा चीज कभी जानने का प्रयास नहीं किया, और ना मुझे जानना है। विकास, और अभी हमारे मित्र अमन सिंह अमेरिका से फोन किए। कनाडा के राष्ट्रपति जॉर्जिया ने, उन्होंने तो किसी से चर्चा की कि पप्पू यादव का रेस्पेक्ट इंडिया में नहीं है, पप्पू यादव की कदर कनाडा में। कहिए पप्पू यादव को यहीं का सिटीजन ले ले, आने वाले भविष्य में पप्पू यादव यही राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए। अब हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो हर दिन कनाडा से, अमेरिका से, आप अमन से बात कर लीजिए, अमन सिंह ITN है, अभी वहाँ के इकोनॉमी को बैलेंस करते हैं, और वो कहीं के नहीं है, बगल के बीरपुर के ही हैं उनका। मैं अभी भी उनसे चर्चा किया कि किस तरीके से IIT को पूर्णिया में लाऊं, और एक बार यदि मैं बिहार के किसी भी जिले में IIT को पार्क को मैं ले आया, तो आप समझिए पूर्णिया डेवलप नहीं करेगा, कोसी सीमांचल ने पूरा बिहार आकर के सिमट जाएगा और पूरा बिहार निर्माण हो जाएगा। मैं हर दिन बात अमन का मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप कनाडा में मेरे 10 दोस्त हैं, उनसे पूछ लीजिए। मैं इसके अलावे दूसरी बात कभी नहीं करता हूँ। जहाँ मेरे दोस्त हैं उसके डेवलपमेंट के अलावे, 24 घंटा काम करने के अलावे, 3 बजे रात तक जगने के अलावे मैं दूसरी बात नहीं करता हूँ। आप उठा के देखिए,
किसी भी चीजों को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अपने सांसद जी से कहना चाहूंगा कि आप तो जाति धर्म मजहब पर के नाम पर आप रसूख ले लेते हैं। आपको अकेले चुनाव लड़ने की तो औकात है नहीं, क्षमता है नहीं। या जो लोग गाली देते हैं वो लोग एक बार मुखिया का चुनाव भी लड़ना चाहिए, जिला परिषद भी चुनाव लड़ना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामाजिक जीवन कितना संतुलित होना चाहिए और आप क्या बोलते हैं, आपका जीवन, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तब धीरे धीरे आपको लोगों की इज्जत करना, लोगों के लिए जीने की आदत आपको पता चले। जब वो कहावत है बांझ जाने परसौती क्या, तो आपको जब कुछ आता नहीं है तो आप शुरू हो जाते हैं। आपको प्रोटेक्ट है इस देश के बड़े दो लोगों का। सांसद जी, यदि हमें आप उस दो लोगों के तरह हमें प्रोटेक्शन मिला होता ना, तो हम बिहार की काया कल्प कर दिए होते। और हम बिहार में कभी जात पात रहने नहीं देते, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होने देते, और हमारी पूरी अवधारणा गरीबी खत्म करने पर और बेरोजगारी खत्म करने पर होती। आपको तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि एक बाजार में 1100 का बीज 2200, 2300, 1300 से ऊपर में बिकता है और आप रोक नहीं पाते हैं। आप लोग तो जाइए रोकिए। डीएपी खाद, ये क्या है? डीएपी खाद, इसमें बिना मिलावट के पूरा बोरा मिलावट कर देता है। उसके बाद आप और बिना 3200, 3300, 3400 के बिकता नहीं है, वो भी आउट ऑफ मार्केट हो जाता है। किसान को मिलता नहीं। औकात क्यों नहीं होती आप लोगों को? इस पर गाली गलौज कीजिए ना, आप जाके लड़िए ना जिस चीज पर लड़ना चाहते हैं। आप हमसे क्यों लड़ना चाहते भाई? हमारी कौन सी, हमको तो जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूं, जो सच है जो बोलता हूं, और सच्चाई के लिए ही बुद्ध जाने गए, नानक जाने गए। हो सकता है पप्पू यादव का जन्म इसीलिए हुआ हो। अच्छा, मारना ना मारना तो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, लेकिन कर्म करना तो, कर्तव्यों के रास्ते चलना तो है ना मेरे हाथ में। चलिए ना हम लोग मिल के करते हैं, हम लोग एक दूसरों के लिए आलोचना ना बने। मैं आपकी इज्जत करता हूं। जब आप लोग सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं, डर गए, सुरक्षा मांग रहे हैं पप्पू यादव, सुधीर चौधरी जी को किस बात की सुरक्षा की जरूरत थी? कंगना को किस बात की सुरक्षा की जरूरत थी? कभी भी आरएसएस के संरक्षक मोहन भागवत जी के पहले हिस्ट्री उठा करके देखिए, बिना सुरक्षा के चलते थे। और हमने कब मांगा आपसे सुरक्षा? हम हर दिन लोगों के बीच होते हैं, लोगों के बीच चलते हैं, रात के 3 बजे तक जगे रहते हैं अर्जुन भवन में। आपको जब आना हो आइए और मार के जाइए। क्या हम आपको रोक रहे हैं कि आप मत मारिए? जो लोग आलोचना करते हैं कि डर गए, तो भैया मरवा दो ना, क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि जल्दी हम मरें। आपको भी मारने की जल्दीबाजी है तो जल्दी करिए, खत्म करिए, जो हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। सुकरात को पता था कि उसको जहर दे दिया जाएगा। इसीलिए जिनके मन में बहुत डर है, चाहे कोई भी हो, मेरा कोई निजी आदमी हो, रिश्तेदार हो, मैं डर के कारण तो कुछ नहीं करूंगा। जिसको जो मन में है करे। मैं डर के जीने की आदत मुझे नहीं है। सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी और
के लिए अपने आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं, मेरी लड़ाई न कभी, मैंने लॉरेंस को भी कहा, मैंने कई बार कहा कि लॉरेंस का जब फोन आया तो मैंने कहा कि भैया तुमको किसे मारना है, किसे क्या करना है, ये तुम्हारा दायित्व। करनी सेना के अध्यक्ष को जब उन्होंने मारा था तब हम सदन में उठाए थे। हमें जो कहना था, मैं ट्वीट के माध्यम से एज ए नेटवर्क के बारे में कहा कि देश में संविधान, कानून, लोकतंत्र और देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। भिंडरवाला के इतिहास को याद करिए, जब देश से बड़ा होने लगा था तो हमारा देश अलगाववाद की ओर चला गया था और देश टूटने लगा था। इस तरह कश्मीर में भी जब हमारे कुछ लोग अपने को देश से ऊपर समझने लगे थे तो हमारे हिस्से टूटने लगे थे। और आज मणिपुर, नागालैंड में कुछ लोग हमारे कंट्री के संविधान से अपने को ऊपर समझने लगे तो आज देश अलग हो चुका है। मणिपुर, नागालैंड बिल्कुल हमारे कंट्री से बिल्कुल दूर जा चुके। जो लोग हमें गाली देते हैं वो गाली इस देश के पीएम, सीएम और मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात करते कि मणिपुर क्या हमारे देश में है या नहीं। एक दिन में 100 लड़कियों का बलात्कार 10,000 आदमी के बीच में जाति पूछ करके किया जाता है और लोग देखते हैं, लड़के बलात्कार करते हैं, फिर यह जाति दूसरे जाति के लड़की के साथ करता है और तब हमारा देश का सेना और सब कुछ को सरकार रोक देती है और हमारे राज को बचाने की गहरी चिंता नहीं होती। तब आप गाली गलौज नहीं करते हैं। जब उल्फा का चीफ जिससे हम बातचीत की, मैं कहता हूं कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोग चलाते हैं, उल्फा के चीफ से बातचीत होती है, पप्पू यादव की किसी में होती है। जब उल्फा के चीफ किसी को किडनैप करता है तो मैं जरूर बात करता हूं, बिल्कुल करता हूं और करूंगा। उल्फा के चीफ को अलाउद्दीन के चिराग नहीं है। खगड़िया के 2 आदमी का किडनैपिंग लड़के का, इंजीनियर का किया गया था तो मैं उसको बचाने के लिए, इकलौता माँ बेटा था, उसकी माँ पागल हो गई थी तो मैंने उल्फा के चीफ से बातचीत ही नहीं की। अंत में मुझे जाने की तैयारी करना पड़ा। मैं कुछ भी कर सकता हूं किसी माँ की उम्मीद और किसी बच्चों को बचाने के लिए। मैं यह बात कई बार कह चुका हूं, फिर मैं कहता हूं कि लॉरेंस हो या कोई हो, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अरोरा को जो धमकी मिला, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, छोटे बच्चे, वो कौन सा मुसलमान है? आप मारना चाहते हैं या नहीं मारना चाहते, या आप जिसको जिसको मारे, मेरा कोई लेना देना ना, आप मारिए सलमान को या किसी को, हमें क्या लेना देना भाई। सरकार का दायित्व है सलमान को बचाना या ना बचाना, या किसी और का दायित्व है। हमारी हिफाजत की चिंता आप लोग मत करिए। हम 84 से 83 से कई तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए, हमको दिसंबर में हम 58 में हम जाएंगे। हमने कई तरह के सामाजिक खाइयों को पाटते देखा है। मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, मैं आप लोगों के तरह जात पात नहीं करता हूं, न मैं करूंगा। फिर मैं जो लोग जात पात की बात करते हैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, कोरोना का समय, पटना के बाढ़ का समय, हाथ जोड़ता हूं पैर पकड़ के। जो लोग मेरे गांव या नजला आकर के नायक बनाया करते थे, आज वो लोग आलोचना करते। जब मेरा कोई परिप्रेक्ष्य ही नहीं है, बाबा सिद्दीकी या कोई, मेरा परिप्रेक्ष्य है संविधान, कानून, देश। मैं उस संदर्भ में कहा हूं।
जब कोई समाज टूटने लगता है तब मैं बोलता हूँ, जब देश का संविधान कमजोर होने लगता है तब बोलता हूँ, या किसी समाज को कोई तोड़ना चाहता है तब मैं वहां जाता हूँ, या किसी समाज को कोई ताकतवर आदमी गाली देता है तब मैं अपना विचार रखता हूँ, वो भी किसी से नफरत नहीं करता। आप क्यों करते? यदि हम डर ही गए तो क्या दिक्कत है? आपको इसमें खुशी क्यों है, आनंद क्यों आता है? पप्पू यादव डर गए, ठीक है मैं डर गया, तो डर गए तो मार दे। इतनी बड़ी धमकियों के बावजूद ना हम बम्बई गए थे, और 20 दिन हम झारखंड में रहेंगे 3 तारीख के बाद। हमें नहीं पता अमन साहू हो या मयंक हो, इसको किसने पैसे दिए, क्या इनको दर्द हुई। जुम्मा जुम्मा कुछ दिन पैदा हुए हैं ये लोग पतरातू में, और एक झारखंड जेल में है और मयंक मलेशिया में। उनका क्या रिश्ता किससे है, क्यों दिया, क्यों करोड़ों रुपया लिए, पप्पू यादव से कहाँ प्रॉब्लम शुरुआत हुई इसकी किसकी, मुझको नहीं पता। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि मेरी निजी लड़ाई, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैं वैचारिक बात ट्वीट किया हूं, उसके अलावे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि आप जो करते हैं वो सरकार और कानून की जिम्मेदारी है, देश के आम नागरिक की सुरक्षा, चाहे वो गरीब हो या कोई आदमी हो, उसकी हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी। उसमें मैं सरकार को आईना दिखा सकता हूं, उनके कर्तव्यों को याद दिला सकता हूं, और कुछ नहीं कर सकता। काम करना सरकार को है। न्यायपालिका और विधायपालिका यदि कमजोर हो गई तंत्र, तो समझिए कि ये भारत कमजोर पड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। मेरा आग्रह है कि न्यायपालिका को कमजोर नहीं होना चाहिए, सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। जब हर दिन धमकी दिया जा रहा हो कि आज उसको मार देंगे, उसको मार देंगे, और सरकार जब अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा हो, तो मुझको लगता है कि हमारे पास न्याय व्यवस्था के अलावे कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए मैं सांसद जी, आपको अपने बेटे के चुनाव के लिए, टिकट के लिए भीख मांगना पड़ जाता है, और आप पर एक नहीं कई पहलवान से लेके कई सारी चीजों के आप पर आरोप प्रत्यारोप, फिर भी आप मेरे मित्र हैं। वो आपके निजी मामले हैं, सरकार का मामला है, समाज को क्या अच्छा लगता है वो जाने, और समाज जाति के आधार पर जात अब चीजों में बढ़ जाता है। एक आग्रह है आपसे सांसद जी, जो भी हो, करनी सेना के अध्यक्ष को मारा था, तब आपकी औकात क्यों नहीं हुई थी बोलने की? हैसियत मिट गई, दम नहीं है। मौग और निपुंसक के तरह जीने की आदत आपको हो सकती है। हमारे किसी गरीब समाज और परिवार को कोई उंगली दिखाए ना, तो या हम रहेंगे या वो रहेगा। आप तो बोल भी नहीं पाए। कहावत है, हसुआ के बारात में कि बिहार में खुरपी, आप अपने बिहार में जाइए ना सांसद जी,
और अपना घर बचाइए ना। काहे ला दूसरों के घर में दखल देते हैं। और यूट्यूबर लोगों से आग्रह है, आप लोग बहुत मजबूत हैं, प्लीज हमको बकस दीजिए और अपने कामों में लगिए। हम गोबर पर, हम पत्थर पैखाना पर नहीं फेंकना चाहते, और गोबर पर जितना भी घी डालेंगे गोबर की ही महक आएगी। कुछ नेता हो या कुछ पदाधिकारी या कुछ सोशल मीडिया के लोग, ये शुगर के गूं की तरह काम करते हैं। और इसके बारे में मेरी मानना है कि ऐसे लोगों पर दया करने की जरूरत है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कमजोर आदमी पर, जैसे पागल, बूढ़ा, बच्चा और जानवर, इस पर कभी भी लाठी नहीं चलाना चाहिए, ना इसको कभी डांटना चाहिए। चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई हो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आप सबसे, जो लोग हैं कि जिनके भीतर गुस्सा हो और अहंकार हो, वो दया के पात्र होते हैं। उसको माफ करना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। और आप लोगों से मेरा एक विनती है, परम विनती। मैं 13 तारीख के बाद, आज 31 तारीख हो गया, देश में मैं पागल हो चुका हूं। एक मुद्दों को लेकर आप लोग जबरदस्ती सब कुछ को झकझोरते हैं। आप लोग अपने अपने पर्सनल लाइफ को देखिए, निजी लाइफ को, दूसरों के जीवन में दखल मत दीजिए। ये आग्रह है, और चैनल वाले से भी आग्रह है कि कई सारी चीजें सामने रहती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। लड़ाई मेरी निजी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उसको मैं समाज का लड़ाई बना दूं। विचार मेरे अपने हैं, समाज के नहीं हो सकते। और यदि इस लड़ाई को आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो करनी सेना के अध्यक्ष हमारे राजपूत समाज से है। या अरोरा जिसको धमकी दिया वो कौन है, उसको समझ लीजिए। तो इसीलिए इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मत करिए। मैं पैर पकड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं। इस लड़ाई को भी आप लोगों ने धार मार दिया बैकवर्ड फॉरवर्ड से। और मैं करनी सेना के साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरा नैतिक समर्थन किया। मैं हमेशा जब भी कोई बात होती है तो मैं आपके साथ खड़ा रहता हूं। आप उठा के देख लीजिए, मैं कभी समाज के दो वर्ग के बीच मिलाने की कोशिश करता हूं। इसलिए इस लड़ाई को जो यूट्यूबर या बीजेपी समर्थक इसको अपर कास्ट और बैकवर्ड की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, मत करिए। मैं बीजेपी समर्थक से आग्रह करूंगा, जब आपकी कोई अच्छी बात होती है तो मैं आपके लिए नहीं जाता हूं। को हम पहुंचाए कि नहीं, या अभी 7.5 लाख परिवार जिसको खाना हमने पहुंचाया, उसमें अधिक तो बीजेपी समर्थक ही होंगे। पटना में जब मैं 11 दिन खाना हम पहुंचा रहे थे तो उसमें 90% बीजेपी समर्थक थे कि नहीं थे। और हम डेली जो मदद करते हैं उसमें पप्पू समर्थक होते हैं, राजद समर्थक होते हैं, जदयू होते हैं कि बीजेपी होते हैं। मेरे यहाँ जो सुबह सुबह या दिन भर हम मदद करते हैं
उसमें कहीं लिखा हुआ है कि ये किस पार्टी और किस जात के लोग हैं? हम तो परिवार के नाते मदद करते हैं, इंसान को भगवान के नाते। तो मेरी विचारधारा को आप बायफरकेट मत करिए। मुझे जो कहना था मैंने कर दिया। यदि आपको लगता है कि मैं डर गया तो समझ लीजिए आप उसमें खुश रहिए, डर गए। जब जब कोई चीज, मैं फिर कह रहा हूं कि जितने लोगों को सुरक्षा मिली है उसको उठा के देखिए, क्या सुरक्षा की जरूरत है? और अभी अरोरा जी पर धमकी मिली तो उन्हें सुरक्षा तुरंत मिला कि नहीं? या बंबई आने के बाद चिट्ठी लिखे तो वो संदर्भ था कि इस तरह का थ्रेट दिया जा रहा। या जिस रात हम लौट रहे थे झारखंड से, तब हमें धमकी दी गई रात के 1 बजे देवघर के बीच। तो आप उसको देखिए, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिए। मैं भी आपका भाई हूं। आलोचना करिए जरूर, हमको अच्छा इंसान बनाने के लिए। आलोचना इसलिए मत करिए कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर ना जुटे पर एक गांठ पड़ जाए। कि हम लोग कभी मिलें तो आंख ना मिला सके, गले ना मिल सके। आलोचना वैसी करिए कि मिले तो आंख मिलाने की हिम्मत भी हो और साथ बैठने की भी हिम्मत हो। इतनी गुंजाइश रहने दी, ये मेरा आग्रह है। मैं आपसे रिश्ता चाहता हूं। मेरी लड़ाई बड़े लेवल पर है, वो रहने दीजिए। किसको कौन मारेगा वो बात की चीज है। दुनिया में शेर पर सवा शेर हैं। बस फर्क इतना है, नया में धन भेल गैर द के दम गेल। कुछ लोग लूट करके धन कमाते हैं और कुछ लोग पुराने जमींदार होते हैं। कहावत है, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा हो जाता है, और हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। रात में जब आप गांव से गुजरिए और कुत्ता भौंकने लगे तो उसे मारिए नहीं, चुपचाप रोटी फेंक दीजिए, वो खाने लगेगा, निकल जाइए। ये कुत्ता की प्रवृत्ति होती है, और ऐसे ही लोग समाज में हैं जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है। मैं फिर आग्रह करूंगा सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूबर से, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए सिर्फ पप्पू यादव को गाली गलौज या पप्पू यादव की आलोचना करना कोई व्यर्थ की बात है। समय मत गमाइए। मुझे जो करना है मैं करूंगा ही करूंगा। मुझे रोकने की हिम्मत सिर्फ गॉड को है, उसके अलावा इस धरती पर किसी को नहीं। और मैं जो सोच लिया वही करूंगा। मैं जिस रास्ते जाने हैं मैं वही चलूंगा, चाहे पूरी दुनिया से अलग हो जाऊं, बिल्कुल अकेला पड़ जाऊं, मंजूर है, लेकिन चलूंगा वही राह जो राह कंप्लीट सच्चाई का है, आम आदमी की खुशियों का है। उसको नहीं छोड़ूंगा। आपको मैं धन्यवाद देता हूं पुनः एक बार दीपावली की मुबारकबाद के साथ कि हमारे डर से खुशी मिले, आपको दिक्कत नहीं है। तो यदि हम इतना डर गए तो आप अपने मित्र से कहिए कि जल्दी पप्पू यादव को खत्म करें। मैं जिंदा रहा तो विचार के रूप में आलोचना जारी रहेगी। सच को जिंदा रखने के लिए झूठ को मारने की तैयारी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम।